भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन? क्या बीजेपी इस बार 400 सीटों का आंकड़ा पार कर पाएगी? क्या राहुल गांधी 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को हरा पाएगी? जानेंगे इस वीडियो में। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए अपने को। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पिछले 10 सालों में बीजेपी और कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया है। ये बात तब की है जब बीजेपी ने 13 सितंबर 2013 के दिन नरेंद्र मोदी को अपना पीएम कैंडिडेट घोषित किया। तब से लाखों लोगों को उनसे एक ही उम्मीद थी कि जिसने गुजरात की रूपरेखा बदल दी वो भारत की भी दशा बदल कर रख देगा। भारत के लोग सपना देखने लगते हैं कि विदेशों से काला धन वापस आएगा, सरकारी नौकरियां मिलेंगी और उनकी शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया कि अगर उनकी कोई गरीबी मिटा सकता है तो वो सिर्फ मोदी है, क्योंकि ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं बचा था जिस पर 2014 में सत्ता पाने के लिए कहा न गया हो। यहाँ तक कि लोगों को यह भी सपना दिखाया गया कि हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा कर दिए जाएंगे। इस पर लालू जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, आप इसे खुद देखिए। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफ़ी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। और उधर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि खराब करने में सोशल मीडिया के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि 1991 में जब भारत फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा था तब फॉरेन रिजर्व में सिर्फ $1 बिलियन ही बचे थे, जिससे सिर्फ 2 हफ्तों तक चलाया जा सकता था। उस समय मनमोहन सिंह ने ही इंडियन इकोनॉमी को बचाया था। मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी में कुछ बड़े बदलाव किए। इन्होंने दशकों पुराना लाइसेंस राज खत्म कर दिया, क्योंकि किसी भी नए बिजनेस को इंडिया में सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेनी पड़ती थी और ये लाइसेंस लेना नए बिजनेसमैन के लिए काफी मुश्किल होता था। इसलिए मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज खत्म कर दिया और नई कंपनियों को इंडिया में इनवाइट किया ताकि हर तरह के बिजनेसेस इंडिया में सेटअप हो सके और फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर सके। साल 2014 में जब मोदी की सरकार बनी तब 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना लाया गया, जिसमें ये कहा गया था कि 1 लाख रुपया दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपया जीवन बीमा उनकी मृत्यु पे मिलेगा। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जनधन खाता धारकों को ये लाभ मिला हो? 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना लाया गया। इस योजना के माध्यम से न केवल बेटियों के लिए हायर एजुकेशन बल्कि बेटियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई थी। लेकिन आपसे सवाल है कि क्या भारत की बेटियां सुरक्षित है? आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक केवल राजस्थान में 5,399 रेप केस के मामले दर्ज किए। वहीं उमर उजाला की रिपोर्ट कहती है कि 1825 दिनों में केवल मणिपुर में 1.5 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। साल 2015 में स्मार्ट सिटी परियोजना लाई गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि 100 शहरों में अरबों रुपया निवेश करके उसे शहरीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक हो ना सका। लालू यादव ने स्मार्ट सिटी को लेकर क्या कहा, आप खुद देखिए। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव। साल 2016 में उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को गैस चूल्हा तो मिल गया, लेकिन एलपीजी गैस के दाम सीधे डबल कर दिए गए। लोगों को यह संभावना दिया गया कि गैस की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे सब्सिडी भी कम हो गई। और रही बात पीएम आवास की योजना, तो मनमोहन सिंह के समय में भी इंदिरा आवास की योजना लागू थी और गरीबों को घर दिया जाता था। मनमोहन सिंह ने मनरेगा के अंतर्गत गरीबों के लिए 100 दिनों का रोजगार गारंटी दिया ताकि उनकी जीविका चल सके। लेकिन अब इसमें मजदूरी बहुत कम दी जाती है, जिसको लेकर किसान आज भी सरकार से मांग कर रही है कि एमएसपी की लीगल गारंटी के साथ साथ मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाए। अगर आपको किसानों की और भी डिमांड्स के बारे में जानना है तो मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाकर रखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। 12 अप्रैल 2005 को मनमोहन सिंह ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लाया, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्ग को
अच्छी स्वास्थ्य देने की योजना बनाई गई। इस योजना को लेकर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक ने मनमोहन सिंह की प्रशंसा की। साल 2006 में मनमोहन सिंह ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में 27% सीट रिजर्व किए, वो चाहे एम्स हो या IIT हो या IIM। लेकिन मोदी जी तो आरक्षण खत्म कर देने की ही बात करते हैं। 2010 में राइट टू एजुकेशन लाया गया, जिसकी वजह से शिक्षा देश में हर बच्चों का हक बन गया, या कहे तो एक मौलिक अधिकार बन गया। वही मोदी सरकार शिक्षा पे 18% GST ठोक के बैठी है, जिस वजह से आज कॉलेज और स्कूल की फीस आसमान छू रही। आखिर एक मिडिल क्लास फैमिली संस्थान के महंगे फीस के लिए इतने पैसे कहां से लाएगी? एक PM जो भारत के गरीब और पिछड़े वर्ग को आगे करने के लिए इंडियन इकोनॉमी को खड़ा कर देता है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के राज में महंगाई बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उद्योगपतियों पर है, गरीबों पर नहीं। अब आप तय कीजिए कि आपको कौन पसंद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।